अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स स्टार्ट करने लगे हैं। रिएक्शन काइनेटिक्स केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं दो चीज़ों से। रिएक्शन के रेट को स्टडी करते हैं और उन फैक्टर को स्टडी करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, यानी इंक्रीज़ करवाते हैं या डिक्रीज़ करवाते हैं। अगर हम रिएक्शन की टाइप्स में आए तो रिएक्शन की कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि स्लो रिएक्शन जो कि बहुत स्लो होते हैं, मतलब इनको कंप्लीट होने में साल लग जाते हैं। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। जैसे रस्टिंग है, किसी चीज़ को जंग लगना है तो उसको काफ़ी अरसे में जंग लगेगा। विदरिंग ऑफ स्टोन है, यानी अभी नई नई इमारत बनाई है, उस इमारत में जो पत्थर लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, उस मार्बल को ख़राब होते उसकी विदरिंग करते करते तकरीबन 30, 40, 50 साल लग सकते हैं। तो ये रिएक्शन क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्लो है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है फास्ट रिएक्शन। जो फास्ट रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं, इनको टाइम ही नहीं लगता मुकम्मल होने में। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट और NaCl है, ये जैसे एक दूसरे को टच करते हैं फटाफट NO3 सोडियम नाइट्रेट और AgCl सिल्वर क्लोराइड बन जाते हैं। थर्ड टाइप है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन ना बहुत फास्ट होते हैं ना बहुत स्लो होते हैं, ये मॉडरेट रेट पर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप। अगर एक स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगर ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं उसके अंदर एक ही स्टेप होता है, जैसे कि ये मीथेन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है ब्राइट सनलाइट में, और 4 हाइड्रोजन को एक ही स्टेप में रिमूव करवा देती हैं 4 क्लोरीन, और क्या बन जाता है 4HCl। मतलब ये बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। अगर यही रिएक्शन डिफ्यूज डार्क में किया जाए तो होता ही नहीं है, डिफ्यूज में किया जाए तो वो स्लो होता है 4 स्टेप में। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है इसकी मल्टीपल स्टेप। जो मल्टीपल स्टेप होते हैं वो मल्टीपल स्टेप में मतलब ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन मुकम्मल होते हैं। इनके अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, जिनमें से एक जो स्टेप होता है वो काफ़ी स्लो होता है, बाकी सारे स्टेप क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो जो स्लो स्टेप होता है वही स्टेप जो है इस रिएक्शन का रेट डिटरमिन करता है, इसका रेट बताता है। और जबकि जो सिंगल स्टेप है उसमें एक स्टेप होता है तो उसी से हमें वही स्टेप जो हमें रेट बताएगा। लेकिन मल्टी स्टेप जो है इनमें जो सिर्फ स्लो स्टेप होता है वो हमें रेट बताता है, बाकी जितने फास्ट स्टेप हैं वो उनका रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। इसकी एग्जांपल देखी जाए तो इसकी एग्जांपल आ जाती है मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है डिफ्यूज सनलाइट में। डार्क में रिएक्शन करती नहीं है, ब्राइट में इतना फास्ट करती है कि एक ही स्टेप में सारा रिएक्शन हो जाता है। डिफ्यूज में ज़रा स्लो करती है, तो ये एक स्टेप में क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा उसकी जगह एक क्लोरीन आ जाएगा। इसी तरह आगे अगले स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा। उससे अगले में तीसरा हाइड्रोजन निकलेगा और क्लोरीन आ जाएगा उसकी जगह। अब 3 हाइड्रोजन निकल चुके हैं, उनकी जगह 3 क्लोरीन आ चुके हैं। इसी तरह यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन भी निकलेगा इस क्लोरीन के साथ, HCl बना देगा और यहाँ चौथा क्लोरीन भी आ जाएगा। तो ये CiCl3 क्लोरोफॉर्म है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट के तौर पर केमिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। तो ये स्टेप 4, ये जो रिएक्शन है 4 स्टेप में हुआ, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन को देखा जाए तो रेट क्या होता है। अगर एक गाड़ी यहाँ खड़ी है, अभी टाइम 0 हुआ है, अभी यहाँ से अगर वो चलती है तो 15 मिनट बाद यहाँ जा पहुँची है, तो टाइम के साथ उसकी पोजीशन में जो चेंज आया है इसको हम क्या बोलते हैं, इस रेट से या इस फी किलोमीटर की रफ्तार से वो गाड़ी जा रही है। फी किलोमीटर की रफ्तार जो होती है उसका रेट बता रहे होते हैं, भाई इस रफ्तार से वो जा रही है, तो ये इसका क्या होता है, रेट। इसी तरह जब रिएक्शन हो रहा होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे होते हैं। रिएक्टेंट कम हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट क्या हो रहे होते हैं, ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो ये जो रिएक्टेंट की मिकदार में कमी आ रही है, चेंज आ रहा है वक्त के साथ साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। और प्रोडक्ट की मिकदार जो ज़्यादा हो रही है वक्त के साथ साथ, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या हुई, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो डेफिनेशन से इसका फार्मूला बनेगा, रेट इन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम दैट वाज टेकन फॉर दैट चेंज। जितना चेंज रिएक्टेंट की मिकदार कम होने में जितना टाइम लगा है उसको नीचे रखेंगे, या प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ने में जितना टाइम लगा है उसको नीचे रखा जाएगा। और चेंज इन कंसंट्रेशन है तो डेल्टा C, चेंज जिसको डेल्टा से जाहिर करते हैं, डेल्टा C बाय डेल्टा T। इसमें रिएक्टेंट क्या हो रहे थे, हमेशा डिक्रीज होते हैं और प्रोडक्ट हमेशा क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। रिएक्टेंट के हिसाब से अगर ये रेट इक्वेशन लिखी जाए रिएक्टेंट के हिसाब से, तो रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है तो साथ हम माइनस साइन लगाते हैं, और प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहे हैं तो अगर प्रोडक्ट के हिसाब से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ लिखी है तो साथ प्लस का साइन लगाएंगे।
अगर इसका यूनिट देखा जाए तो कंसंट्रेशन ओवर टाइम है, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, रेट का यूनिट हो गया। अगर इसी को ग्राफिकली देखा जाए तो ग्राफ कुछ यूँ बनता है कि शुरू में रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट होती ही नहीं है, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, ज़ीरो। जब रिएक्शन शुरू होता है, यहाँ टाइम भी ज़ीरो है, जैसे जैसे टाइम आगे चलेगा और रिएक्शन शुरू होगा तो रिएक्टेंट की मिकदार में कमी आती जाती है और प्रोडक्ट की मिकदार क्या होती है, इंक्रीज़ होती जाती है। जब ये रिएक्टेंट वाली कर्व जो है एक्स एक्सिस को आके टच करेगी तब रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, यानी सारे रिएक्टेंट किस में तब्दील हो चुके हैं, प्रोडक्ट में। तो रिएक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट। ये थोड़ी सी इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। इसमें अगर शुरू में देखा जाए तो ये जो स्टीप, ये शुरू में जो कर्व है ये ज़्यादा स्टीप है, यानी नीचे की तरफ ज़्यादा जा रही है, जबकि यहाँ पे आते आते क्या, नीचे इधर आते आते क्या हो रही है, फ्लैट होती जा रही है। इधर इतनी स्टीप नहीं है, यहाँ पे नीचे की तरफ ज़्यादा है, यानी ज़्यादा स्टीप है, क्योंकि शुरू में रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं तो फटाफट रिएक्ट कर रहे होते हैं और रिएक्टेंट की मिकदार ज़्यादा कम हो रही होती है, प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा बढ़ रही होती है। लेकिन जैसे जैसे आगे टाइम चलता है तो रेट क्या होता है, कम होता जाता है, इतनी स्पीड से रिएक्शन नहीं हो रहा होता। इसलिए शुरू में वो ज़्यादा स्टीप, ज़्यादा ढलवान है, लेकिन आगे इतनी ढलवान नहीं है, आगे फ्लैट होती जा रही है। अच्छा नेक्स्ट देखें तो इससे आगे आ जाता है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। जो एवरेज रेट है वो अगर हम मतलब रेट इसी ग्राफ से अगर हम निकालते हैं एवरेज रेट, तो दो टाइम इंटरवल के दरमियान जो चेंज इन कंसंट्रेशन आया उसको क्या बोलेंगे, एवरेज रेट। तो रेट ऑफ फ्रैक्शन, एवरेज रेट क्या होता है, रेट ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, दो खास टाइम के दरमियान जितना रिएक्टेंट की मिकदार में तब्दीली आई है उसको क्या बोलेंगे, एवरेज रेट। जबकि इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है उसी लम्हे, एक लम्हे में। अब एक लम्हे में रेट ऑफ फ्रैक्शन क्या है, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। जो एवरेज रेट होता है इसको में जो शुरू की मिकदार होती है माइनस जो बाद में मिकदार आती है, दोनों को माइनस करके चेंज इन कंसंट्रेशन ऊपर लिखते हैं। इसी तरह शुरू में टाइम जो होता है और बाद में जो टाइम होता है उसमें डेल्टा टी करके हम नीचे लिखेंगे। जबकि जो इंस्टेंटेनियस होता है इसमें हम डेल्टा के बजाय डी लगाते हैं, क्योंकि एक लम्हे में जो चेंज आया है तो ये चेंज बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल चेंज को हम डेल्टा के बजाय डी से जाहिर करते हैं। डी अगर ऊपर वाला रिएक्शन देखा जाए, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, इस हिसाब से अगर इक्वेशन लिखी जाए तो ए की मतलब कंसंट्रेशन ओवर डी टी, यानी टाइम में जो चेंज, ए की कंसंट्रेशन में जो तब्दीली आई है ओवर टाइम में जो तब्दीली आई है, वो दोनों नीचे मतलब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट। अब ए रिएक्टेंट है तो इसकी मिकदार कम हो रही है, इसलिए साथ नेगेटिव साइन लगाना है। अगर यही रेट हम बी के हिसाब से लिखते हैं तो बी की मिकदार बढ़ रही है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, प्लस का साइन। अगर ग्राफ में देखा जाए तो शुरू में रिएक्शन बड़ा फास्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं एक इंस्टेंटेनियस रेट यहाँ निकालना चाह रही हूँ तो इंस्टेंटेनियस रेट ज़्यादा आएगा एवरेज के मुकाबले में। लेकिन जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं शुरू में रिएक्शन फास्ट तेज़ी से हो रहा है, आखिर में रिएक्शन स्लोली हो रहा है। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट इस लम्हे में अगर निकालूँ मैं इस पॉइंट पे, तो जो इंस्टेंटेनियस रेट आएगा वो बहुत कम आएगा एवरेज से। तो शुरू में अगर हम निकालते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज से क्या होगा, ज़्यादा। आखिर में हम निकालते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज से क्या होगा, कम। तो दरमियान में कोई एक लम्हा आएगा जब दोनों रेट क्या होंगे, बराबर। तो थर्ड पॉइंट क्या है, एट द बिगिनिंग इंस्टेंटेनियस रेट इज ग्रेटर दैन एवरेज, एट द एंड एवरेज रेट इज ग्रेटर दैन इंस्टेंटेनियस। तो ऐसे करके इसका डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है रेट लॉ, शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक इक्वेशन, फर्जी इक्वेशन लिखी जाए कि ए जो है बी से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है और साथ स्मॉल ए स्मॉल बी उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो इससे हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेस की प्रोडक्ट के, यानी रिएक्टेंट की जो मिकदार है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेट। तो यहाँ पे रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की कंसनट्रेशन और ऊपर उसकी पार, बी की कंसनट्रेशन और पार ऊपर बी। ये जो ए बी है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो इक्वल टू साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा के, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे ये जो पार में ए और बी लिखा खड़ा है ये हम हमेशा एक्सपेरिमेंटली मालूम करते हैं, ये इक्वेशन से हमने नहीं लिखना होता। इक्वेशन से लिखा तो हो सकता है हमारी रेट की ये जो इक्वेशन है, रेट ला एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन ये क्या हो सकती है, गलत हो सकती है। अगर इसी को यहीं से हम डिफाइन करें तो ये रेट ला क्या है, ये रिलेशनशिप बताता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और रेट के दरमियान, एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप। यानी ये पूरी इक्वेशन क्या है, ए बी जब एक्सपेरिमेंटली मालूम किए जाते हैं, जो इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है उससे नहीं निकाले जाते, ये एक्सपेरिमेंटली लिखे जाते हैं।
तो ये एक्सपेरिमेंटली ये भी जब मालूम किया जाता है तो ये पूरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट की मिकदार में एंड रेट और रिएक्टेंट की मिकदार में एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। जो पीछे के था उसको हम रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। अगर इसी को अगर क्वेश्चन आ जाए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, फिर हम इसको कैसे लिखेंगे। ये एक इक्वेशन है, उसी हिसाब से इसकी लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से इसकी इक्वेशन आगे लिखी। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए उसकी पावर ए, रिएक्टेंट बी उसकी पावर बी, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, इक्वल टू और साथ का कांस्टेंट के आ गया। अब इसको स्पेसिफिक के को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कब बोलेंगे, जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होंगी, यूनिटी यानी 1। ए की जगह भी 1 लगा दिया, बी की जगह भी क्या लगा दिया 1। तो 1 की जो मर्जी पावर हो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1। तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो के किसके बराबर आ गया, रेट की। तो यहाँ से इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को या वेलोसिटी कांस्टेंट को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि रेट कांस्टेंट ही रेट ऑफ रिएक्शन है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होंगे, यूनिटी यानी 1। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर ये इक्वेशन देखी जाए, ये जो फर्ज इक्वेशन पीछे हमने इस्तेमाल की थी, ए बी से रिएक्ट करते हैं और बनती है प्रोडक्ट। दोबारा रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाए तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन यानी मिकदार, और इक्वेशन में ये जो ए बी हैं ये इनके ऊपर क्या लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरह करके इसकी रेट ला एक्सप्रेशन, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, इक्वल टू और कांस्टेंट के आ गया। ये इसकी रेट ला एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में ये जो पावरें हैं इनको प्लस करें तो क्या आ जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो डेफिनेशन यहाँ से क्या बनेगी, सम ऑफ एक्सपोनेंट, यानी ये जो एक्सपोनेंट हैं पार्स हैं इनको सम करना है, टू विच कंसंट्रेशन आर रेज्ड। और ये पार किसके ऊपर लिखी हुई हैं, कंसंट्रेशन के ऊपर, किसमें, रेट ला एक्सप्रेशन में। तो इनका सम करने इनका जो सम करेंगे उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, ठीक है। इसकी रेट ला एक्सप्रेशन लिखें तो रेट इज इक्वल टू के, साथ हाइड्रोजन, साथ 2 लिखा हुआ है तो पावर में 2 जाएगा, साथ ओ लिखा हुआ है तो ये, तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, दोनों को प्लस किया, 2 + 1 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, 3। लेकिन ये नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ नोट करने वाली है कि इस तरह हम एक्सप्रेशन से अमूमन जो जनरल रिएक्शन होते हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं, ठीक है, उनकी ऐसी जो जनरल रिएक्शन लिखा होता है इनसे अगर हम ये निकालें तो ये गलत आ सकती है। इसलिए शुरू में मैंने बताया रेट ला एक्सप्रेशन कैसे निकालनी है, एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट से निकालनी है, या हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टेप वगैरह पता हो तो उससे निकालना होता है। जो स्लो स्टेप होता है ना उससे ये रेट ला एक्सप्रेशन निकाली जाती है, क्योंकि जो सारे रिएक्शन में जो मल्टी स्टेप रिएक्शन है उसके अंदर ढेर सारे स्टेप होते हैं। उन स्टेप में जो सबसे स्लो होता है वही क्या बताता है, रेट बताता है। तो फिर रेट ला एक्सप्रेशन स्लो स्टेप से लिखनी होती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम 3 होता है, 3 से ज़्यादा नहीं होता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 0 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन की सूरत में भी आ सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है। और ये एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन वैल्यू है, हम डायरेक्टली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से इसको लिखें तो हो सकता है गलत भी हो सकती है। हमने क्या करनी है, इसको एक्सपेरिमेंटली मालूम करना होता है। जैसे कि अभी मैंने बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 मैक्सिमम 3 होता है। तो अगर इस रिएक्शन की रेट ला एक्सप्रेशन लिखी जाए, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके ग्लूकोज बन रहा है, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में प्लांट के अंदर ये रिएक्शन होता है। इसकी अगर इक्वेशन को देखें तो ये बैलेंस हुई है 666, तो इसलिए इसको छक्का इक्वेशन बोलते हैं। अगर इसकी रेट ला एक्सप्रेशन इसी रिएक्शन से लिखी जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर पावर 6 आएगी, वाटर के ऊपर पावर 6 आएगी, 6 + 6 ऑर्डर क्या हो जाएगा, 12। जबकि मैंने अभी बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम 3 हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि हम इक्वेशन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ला एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रिएक्शन मतलब मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसकी स्टेप है, जो कि आप लोगों ने 10th में शायद पढ़े होंगे बायो की बुक में, क्रैब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इन सारे स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है। तो इस जनरल रिएक्शन से हम इसका रेट ला एक्सप्रेशन या ऑर्डर नहीं निकाल सकते, इसीलिए मैंने बोला कि ये कैसे निकाला जा सकता है, एक्सपेरिमेंटली, या मैकेनिज्म पता हो या इसको हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है
लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी ये आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की टाइप्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस किस तरह के, मतलब जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, मतलब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्या है टाइप्स। इसमें पहला आ जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, वो रिएक्शन जिनका जो रेट है वो रिएक्टेंट के ऊपर, रिएक्टेंट की मिकदार के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, उनको क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी रिएक्टेंट की आप मिकदार बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, कम करो, इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई असर नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल में ये सनलाइट या सनलाइट के मतलब सनलाइट की मौजूदगी में जो ग्लूकोज बनती है, ये जो अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन मैंने डिस्कस किया, तो उसका वहाँ में ऑर्डर निकाले क्वेश्चन से, तो वो बनता क्या था 12। जबकि अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का आपस में सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं और ग्लूकोज बनता है। तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बढ़ाते जाओ लेकिन सनलाइट ना दो तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ये रिएक्शन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सनलाइट के ऊपर। तो जितने फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी वो रिएक्टेंट की मिकदार के ऊपर उनका रेट डिपेंड नहीं करता, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है सनलाइट के ऊपर। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इन गोल्ड फॉइल। तो हाइड्रोजन आयोडाइड अगर गोल्ड की फॉइल के ऊपर पड़ा होगा तो वो डिकम्पोज होगा, नहीं तो वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो आप जितना मर्जी हाइड्रोजन आयोडाइड बढ़ा के रख लो, इंक्रीज करके रख लो, लेकिन गोल्ड फॉइल के ऊपर प्रोवाइड नहीं करोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, गोल्ड फॉइल के ऊपर, ना कि रिएक्टेंट के ऊपर। तो ऐसा रिएक्शन क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इनकी रेट ला एक्सप्रेशन लिखी जाए तो उनके अंदर रिएक्टेंट हम नहीं लिखते क्योंकि रेट उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसी तरह प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है, इनके अंदर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होती है हमें मतलब एनर्जी देने के लिए, जो हमारे बॉडी के अंदर जो खाने को डाइजेस्ट, फूड की डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सारा एंजाइम की मौजूदगी में होता है। एंजाइम नहीं होंगे तो डाइजेशन नहीं होगी। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन भी है वो रिएक्टेंट के ऊपर मिकदार के ऊपर डिपेंड, रिएक्टेंट की मिकदार के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि किन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंजाइम के ऊपर। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो उसके बाद है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो डिपेंड करते हैं रिएक्टेंट के ऊपर, और रिएक्टेंट की रेट ला एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की पार्ट जमा करने से आंसर क्या आएगा, 1। तो क्या है, व्हेन द सम ऑफ एक्सपोनेंट टू विच कंसंट्रेशन आर रेज्ड इन रेट ला एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1। यानी कि जो पार जो है रेट ला एक्सप्रेशन में, यहाँ पे पार हम जमा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। जैसे कि एग्जांपल आ जाती है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। ये जब डिकम्पोज होगा N2O4 बनेगा और साथ क्या बनेगी, ऑक्सीजन। इसकी रेट ला एक्सप्रेशन अगर लिखी जाएगी, एक्सपेरिमेंटली है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन की गई, एक्सपेरिमेंटली निकाली गई या मैकेनिज्म से निकाली गई है, ठीक है। तो रेट ला एक्सप्रेशन इसकी ये है कि अब इसके ऊपर कोई पार नहीं है, तो मतलब 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1। उसके बाद आ जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब होता है जाली, नकली, मतलब देखने में फर्स्ट नहीं लग रहा लेकिन असल में क्या है, फर्स्ट। ठीक है, देखने में धोखा हो सकता है भी ये फर्स्ट नहीं है लेकिन असल में ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं जिनमें एक रिएक्टेंट क्या होता है, एक्सेस में होता है, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है। जो दूसरा रिएक्टेंट होता है वो थोड़ी मिकदार में होता है और रिएक्शन का रेट उसी रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है जो थोड़ी मिकदार में है, जो एक्सेस में नहीं है। इसको अगर समझने के लिए देखें तो इसको ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये वाला है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे और क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगी। ये दरमियान में सबस्ट्रेट बना है, ठीक है, इससे क्या बनेगी, प्रोडक्ट बनेगी। अब एक है, ये एक है, ये भी एक है, लेकिन अगर मैं इस वाले को ज़्यादा मिकदार में ले लेती हूँ और उसको एक ही रखती हूँ तो ये जो ज़्यादा मिकदार में लेने से रेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो तो एक ही है, वो एक ही से कंबाइन करेगा, प्रोडक्ट आगे बनाएगा। तो वो एक है तो एक से कंबाइन करेगा, इधर चाहे मैं 1000 10,000 कर दूँ, इसकी मिकदार जितनी मर्जी बढ़ा लूँ, जो ज़्यादा मिकदार में होगा उसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं कर रहा। रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर। ये एक है तो एक से कंबाइन, हाँ अगर मैं इसको 2 करती हूँ तो फिर रेट बढ़ेगा, ये एट अ टाइम 2 से कंबाइन करेगा। 3 करती हूँ तो 3 से कंबाइन करेगा। तो थोड़ी जो कम मिकदार में होगा उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करने से रेट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, इफेक्ट होगा, लेकिन जो ज़्यादा मिकदार में है उसकी कंसंट्रेशन का रेट के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे आ जाती है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये जो Br ब्रोमीन है, इसके साथ ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन आगे 1 से जुड़ी हो तो वो प्राइमरी होता है, 2 से जुड़ी हो तो सेकेंडरी, 3 से जुड़ी हो तो टर्शरी। तो ये टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड है, ठीक है, या इसका प्रॉपर नेम है टर्शरी ब्यूटाइल। 4 कार्बन है तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये एक्सेस ऑफ वाटर में, जब वाटर की एक्सेस होगी तो उसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा टर्शरी अल्कोहल।
और 7 बन जाएगा। इसके अंदर से OH ब्रोमीन की जगह आ जाएगा और ब्रोमीन यहाँ पे H के साथ आ जाएगा, HBr बन जाएगा, यानी ये H और OH है। यहाँ से OH ब्रोमीन की जगह चला जाएगा और ब्रोमीन यहाँ H के साथ आके HBr की सूरत में आ गया। अब ये वाटर एक्सेस में है, बहुत ज़्यादा मिकदार में है, तो जो ज़्यादा मिकदार में रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो जब रेट लाइक एक्सप्रेशन लिखी जाएगी तो उसमें सिर्फ अल्काइल ब्रोमाइड लिखना है, अल्काइल हलाइड लिखना है, साथ वाटर नहीं लिखना, क्योंकि रेट वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हलाइड के ऊपर। तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1। मतलब देखने में 2 थे, लगेगा भाई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन ये था क्या, फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद आ जाता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर पावर्स का सम करें, व्हेन द सम ऑफ द एक्सपोनेंट, पावर्स को या एक्सपोनेंट को जब ऐड करेंगे जो कंसंट्रेशन के ऊपर लिखी गई हैं रेट ला एक्सप्रेशन में, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए 2, तो उसको क्या बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसकी एग्जांपल में आ जाता है NO + O3 गिव NO2 + O2। यहाँ से अगर ऑर्डर लिखा जाए तो NO और O3 दोनों आएंगे। रेट ला एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की गई है, लेकिन कुछ रिएक्शन है जिनकी मतलब इक्वेशन से ही रेट ला एक्सप्रेशन मतलब मैच कर जाती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। मतलब जो रिएक्शन लिखा होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी होगी, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो पावर हो वो उसी के हिसाब से हो। तो ये एक्सपेरिमेंटली रेट ला एक्सप्रेशन लिखी जाती है। तो यहाँ 1 + 1 किया तो ऑर्डर क्या आ गया 2। इसी तरह हाइड्रोजन आयोडीन के साथ करेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। इसमें भी अगर ऑर्डर हम देखें 1 + 1 क्या आएगा 2, सही। उसके बाद आ जाता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें जब बार का हम सम करते हैं तो ऑर्डर क्या आना चाहिए 3। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को देखा जाए तो इक्वेशन को देख के 6 + 2 ऑर्डर क्या आना चाहिए 8। लेकिन ये जो रेट ला एक्सप्रेशन लिखी गई है ये एक्सपेरिमेंटली लिखी जाती है, या अगर हमें मैकेनिज्म पता हो तो उस मैकेनिज्म में जो स्टेप होता है उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उससे रेट ला एक्सप्रेशन लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे क्या आएगा मतलब रेट ला एक्सप्रेशन इस हिसाब से 8 बनती है, ऑर्डर क्या बनता है 8, लेकिन असल में ऑर्डर क्या है इसका 2 + 1 3। ये ऑर्डर हमें कैसे पता चला, ये हमें एक्सपेरिमेंटली मालूम हो सकता है, या दूसरा हमें मैकेनिज्म से भी मालूम हो सकता है। जो स्लो स्टेप है वो रेट बताता है। तो इसमें अगर इसका मैकेनिज्म देखा जाए तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा होता है, 2 स्टेप में। पहला स्टेप स्लो है, अगला स्टेप क्या है फास्ट। तो जो स्लो स्टेप है वही रेट बताता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इससे हम फिर रेट ला एक्सप्रेशन लिखते हैं। यहाँ पे ये इसके ऊपर 2 उसके ऊपर 1, तो ऑर्डर 2 + 1 क्या हुआ 3। तो इस तरह करके ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है।